हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यालय में पत्रों या सरकारी कार्यों पर टिप्पणी लिखना हम पहले ही सीख चुके हैं। टिप्पणी का साधारण अर्थ व्याख्या भी होता है। इसके अंतर्गत हमें दिए हुए किसी भी विषय पर कम से कम शब्दों में पूरी जानकारी देनी होती है। यानी कि हमें जो भी विषय दिया गया है उसके बारे में हमें कम शब्दों में संपूर्ण जानकारी देनी होती है। इस प्रकार की टिप्पणी स्नातक की पढ़ाई के दौरान आपको लिखने के लिए आती है। साथ ही साथ कुछ प्रतियोगी परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आज के अध्याय में हम 3 विषयों की टिप्पणियों पर चर्चा करेंगे। पहली है तीसरी कसम कहानी की भाषा शैली। दोस्तों, इस प्रकार की टिप्पणी लिखने के लिए आपको भाषा शैली के बारे में जानकारी होना जरूरी है, तभी आप इस टिप्पणी को आसानी से लिख पाएंगे। साथ ही साथ आपको कहानी के विषय में भी मालूम होना चाहिए, यानी कि कहानी आपकी ध्यान से पढ़ी हुई होनी जरूरी है। दूसरी है परिंदे कहानी की मूल संवेदना, और तीसरी है घुसपैठिए कहानी के सुभाष सोनकर का चरित्र चित्रण। जब हमने इन कहानियों को ध्यान से पढ़ा हुआ होता है तो इस तरह की जो टिप्पणियां होती हैं उन्हें लिखने में हमें बहुत आसानी रहती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमने किस प्रकार इनकी टिप्पणियां लिखी हैं और शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। टिप्पणी पहली, तीसरी कसम कहानी की भाषा शैली। दूसरी, परिंदे कहानी की मूल संवेदना। और तीसरी है घुसपैठिए कहानी के सुभाष सोनकर का चरित्र चित्रण। तो पहले हम चर्चा करते हैं तीसरी कसम कहानी की भाषा शैली। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि भाषा शैली किसे कहती हैं। लेखक भाषा के माध्यम से अपनी रचना में सजीवता लाता है। किसी भी साहित्यिक विधा के लिए भाषा शैली एक अनिवार्य तत्व होता है। सही भाषा के प्रयोग से पात्रों में सजीवता आती है। जैसी आपकी भाषा होगी, पात्र जितनी अच्छी आपकी भाषा होगी उतने ज़्यादा आपके पात्र सजीव हो उठेंगे और कथा वस्तु स्वाभाविक लगने लगेगी। लेखक यदि अपना विचार रख रहा है तो उसकी अपनी भाषा होनी चाहिए, लेकिन पात्रों के संवादों की भाषा पात्रों की जो स्थिति होती है, मन की स्थिति, शिक्षा और वातावरण के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी गांव की बात चल रही है और वहाँ की जो भाषा है वो आप शहरी या बहुत अलग सी लिख दे, जिससे कि आपकी जो कहानी है उसमें सजीवता आने से रह जाए। इसलिए जब भी भाषा आप प्रयोग करेंगे तो वह पात्रों की मनःस्थिति, शिक्षा और वातावरण के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कहानीकार अपनी रुचि के अनुसार डायरी शैली, पत्र शैली, पूर्व दीप्ति शैली आदि में से किसी एक शैली का प्रयोग भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ भाषा की शैली क्या है और किस प्रकार एक कहानीकार या लेखक इसका प्रयोग करता है। तीसरी कसम कहानी की भाषा में ये सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। कहानी में लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। संवाद या पात्रों के मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए कहानी में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया गया है। यानी कि जब हमारी जो ये कहानी है यह गांव से संबंधित है तो वहाँ पे ग्रामीण शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। तीसरी कसम की भाषा में सांकेतिकता, जिससे भाषा के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। जैसे उदाहरण देखिए, हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुए, वह क्या कहकर गप करे, हीराबाई से तोहे कहे या अहाँ। उसकी भाषा में बड़ों को अहाँ अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली, मैं 2-4 सवाल जवाब चल सकता है, दिल खोल गप तो गांव की बोली में की जा सकती है किसी से। यानी कि गांव के लोग गांव की बोली में ही किसी से गप कर सकते हैं। उसमें वो शहरी भाषा का प्रयोग करेंगे तो उस तरह से वो गप नहीं कर पाएंगे। कहानी की भाषा में शाब्दिक सौंदर्य है, वो हमने अभी इस उदाहरण में देखा है। रेणु जी ने तीसरी कसम कहानी में विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है। पूर्व दीप्ति शैली, आत्मकथात्मक शैली, रिपोर्टाज शैली आदि। उदाहरणार्थ पूर्व दीप्ति शैली का एक रूप देखते हैं। हीरामन गाड़ीवान को पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल में गाड़ी हाँकता है हीरामन। सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल में
माने में चोर चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है। लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में जहां हीरामन चोर बाजारी का माल पकड़े जाने पर घबराया था। इससे हमें हीरामन की मनस्थिति का पता चलता है। तब यहाँ आत्मकथात्मक या आत्म संवादात्मक शैली का उदाहरण देखिए। उसमें इन्होंने जो रेणु जी ने आत्मकथात्मक और आत्म संवादात्मक शैली का प्रयोग किया है अपनी इस कहानी में, उसका एक उदाहरण मैं सुना रही हूँ आपको। सजनवा बैरी हो गए हमारी सजनवा, अरे चिट्ठिया हो तो सब कोई बाँचे चिट्ठिया हो तो, हाय करमवा, कोई ना बाँचे हमारो सजनवा ओ करमवा। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि किस तरह से वो अपने मन में ही इस तरह की बातें बोल रहा है। अतः स्पष्ट है कि भाषा शैली की दृष्टि से यह कहानी बिल्कुल सफल है। वस्तुतः भाषा शैली ही एक ऐसा तत्व है जो किसी भी कहानी को जीवंत बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग देता है। अब चलिए दूसरी देखते हैं, परिंदे कहानी की मूल संवेदना पर टिप्पणी। परिंदे कहानी के रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा। लेखक का व्यक्तिक जीवन भ्रमणकारी रहा है, यानी कि घूमने वाला, जिसने समाज में अनेक संगति विसंगतियों को देखा है। समाज में पनप रही एक ऐसी ही विसंगति है एकाकीपन, यानी कि अकेलापन। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, या ये कहें कि प्रत्येक जीवधारी अपने जातीय समाज में रहकर ही सुख दुख का अनुभव करता है। सभी जीव अपने समाज में रहना पसंद करते हैं, वे किसी से बंध कर रहना चाहते हैं। अकेले रहने में इनकी रुचि कम होती है। इनमें से यदि कोई अकेला रहता है तो वह अकेलेपन के संकट से जूझता है। उसकी मनोवृत्तियों का पूरा विकास नहीं हो पाता। दमित भावनाएं एक प्रकार की फ्रस्ट्रेशन के रूप में सामने आती हैं। आधुनिक समाज की यह विडंबना समाज व्यवस्था को खोखला कर रही है। रचनाकारों का ध्यान इस ओर गया है। स्वतंत्रता के बाद में कथा इतिहास साहित्य में स्वतंत्रोत्तर कथा साहित्य में अकेलापन एक प्रवृत्ति के रूप में उभरा है। यानी कि जो इस समय पे साहित्य लिखा गया उसमें अकेलापन यानी कि एकाकीपन है, वो एक प्रवृत्ति के रूप में उभरा है। लोगों का दिखाई दिया है कि कहानियों के माध्यम से पता चलता है कि लोग किस तरह से अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। और जो निर्मल वर्मा है वो इस प्रवृत्ति को दिखाने वाले सजग रचनाकार हैं। उन्होंने अपनी कहानी में बहुत ही सहज तरीके से इस प्रवृत्ति को उभारा है। परिंदे कहानी का प्रत्येक पात्र इस समस्या का शिकार है। इससे बचे पात्र है हॉस्टल में पढ़ने वाली लड़कियां। कहानी के आरंभ से ही इन लड़कियों की चहचहाट को देखकर हॉस्टल की वार्डन लतिका उन्हें डांटती है, पर उसे यह डांटना खुद ही कष्ट देता है। हॉस्टल में छुट्टियां होने वाली हैं, पीछे स्नोफॉल होगा, सब लड़कियां घर जा रही हैं और वे बालिकाएं वार्डन लतिका से पूछती हैं, मैडम छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही हैं? सब लड़कियों की आंख उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है, आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बालों का सिहा झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में डुबो लेगा। यह जो सिहा झुरमुट है, यही इस कहानी की मूल समस्या है, यानी कि एकाकीपन। यह मन का खालीपन है, समाज की टूटन है, जीवन का एकाकीपन है, निराशा का अंधेरा है। यह व्यक्ति को तोड़ता है, जीवन का निस्सहार सिद्ध करता है। व्यक्ति के पास सबसे दूर जाने का विकल्प ही शेष रह जाता है। लेकिन व्यक्ति अकेले कितना दूर जाएगा, कहाँ जाएगा? समाज से, दूसरों से दूर तो जाया जा सकता है, पर वह यहाँ क्या खोजेगा, किसके पास और किसके लिए दूर जाए? ऐसे में उसे लगता है कि वह कहीं ना कहीं अपनों से दूर जा रहा है। और जब कोई भी व्यक्ति अपने से दूर जाने लगता है तो वह अनअपेक्षित निर्णय लेता है, अप्रिय निर्णय लेता है। आवश्यकता है व्यक्ति को इन नकारात्मक विचारों से बचाने की, उसके जीवन में रस उत्पन्न करने की।
नीरस जीवन नीरस समाज का निर्माण करेगा और शुष्कता जीवन रसधार को ली जाती है। तो दोस्तों देखा कि किस प्रकार एकाकीपन को, वार्डन के एकाकीपन को कितने सुंदर शब्दों में लेखक ने संजोया है। निर्मल वर्मा ने पूरी कहानी में जीवन रसधार स्रोत को सूखता हुआ पाया है। अकेली लतिका का जीवन नीरस नहीं है, इसमें डॉक्टर मुखर्जी, हाइबर्ट, चौकीदार करीमुद्दीन, फादर एलमंड आदि सभी का एक प्रकार का भरा जीवन ही रहा है। लतिका जब लड़कियों को विदा करती है तो अजीब सी उलझन उसके दिल में बनी रहती है। वह इन कार्यों से उबती नहीं, धीरे धीरे सब निपटते जाती हैं। कोई गलती इधर उधर रह जाती है तो बाद में सुधर जाती है। हर काम में किचकिच रहती है, परेशानी और दिक्कत है, किंतु देर सवेर इससे छुटकारा मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है तब उस वार्डन का मन उचाट सा हो जाता है, और यही उचाटपन डॉक्टर मुखर्जी के लिए ऊब और उकताहट बन जाता है। जबकि फादर एलमंड के व्यवहार में यह एकाकीपन चिड़चिड़ापन के रूप में सामने आता है, और मिस वुड इसी ऊहापोह में कुर्सी पर बैठी सो जाती हैं। निर्मल वर्मा को लगता है कि यह समस्या समाज के लिए एक विकृति बन गई है, समाज को इससे जल्दी छुटकारा भी पाना होगा। दोस्तों किस प्रकार एकाकी मन हर इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, और किस प्रकार यह फिर उनके ऊपर ऊब, उकताहट या फिर चिड़चिड़ेपन के रूप में निकल के आता है, और किस प्रकार उनका व्यवहार बदल जाता है जब वो एकाकीपन से, कोई भी इंसान अकेलेपन को कितनी देर तक सहन करेगा, आखिर में वह इससे घबरा जाएगा और अपने व्यवहार में उसे पता भी नहीं चलेगा कब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा, और उसका जो स्वभाव है वो बहुत चिड़चिड़ा और अलग ही बन जाएगा। इसीलिए निर्मल वर्मा जी कहते हैं कि समाज की जो ये विकृति है इसे जल्दी ही दूर करना होगा, नहीं तो समाज किस ओर मुड़ जाएगा नहीं मालूम। अब चलिए तीसरी टिप्पणी, घुसपैठिए कहानी में सुभाष सोनकर के चरित्र चित्रण, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी कहानी घुसपैठिए में एक दलित छात्र सुभाष सोनकर को प्रधान पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। इसी पात्र के माध्यम से कहानीकार ने समाज में व्याप्त दलित वर्ग की समस्याओं एवं छुआछूत निवारण हेतु सामाजिक जागरूकता लाने का प्रयास किया है। घुसपैठिए कहानी मेडिकल कॉलेज में आरक्षण की कहानी है, जिसमें कुछ स्वर्ण वर्ण के छात्रों द्वारा दलित वर्ग की प्रताड़ना को दिखाने का प्रयास किया गया है। दलित छात्र सिस्टम में आकर भी उसका हिस्सा नहीं बन पाते हैं। संपूर्ण कहानी इसी समस्या को लेकर आधारित है। दलित छात्र साथियों की प्रताड़ना एवं भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। कहानी दलित वर्ग की समस्या पर एक चित्कार भरी टिप्पणी है। यहाँ छात्र सुभाष सोनकर द्वारा अपनी कुर्बानी देकर समाज में दलित वर्ग के प्रति भेदभाव, उत्पीड़न की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करने से रहा है। जो लेखक का ध्यान है वह यही है कि किस प्रकार जो सुभाष सोनकर था उसने अपने इन सभी भेदभाव और जो उसको छेड़ा जाता था, उसको बोला जाता था चमार आदि शब्द कहकर, उनसे तंग आकर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वो एक दलित वर्ग से आया था। इसी की ओर कहानीकार का पूरा ध्यान है। सुभाष सोनकर मेडिकल कॉलेज का एक दलित छात्र है। कॉलेज के कुछ स्वर्णों द्वारा उसे और उसके साथियों को जाति सूचक शब्द और दलित जाति होने के कारण यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कॉलेज के हॉस्टल में दलित छात्रों को अलग रखा जाता है। रैंगिंग के नाम पर उन्हें पीटा जाता है। उन्हें अलग खड़ा करके अपमानित करना तो रोज की कहानी बन गया। फिर विरोध करते हैं जब वो इसका, तो उन्हें लातों और घूसों के प्रहार सहने पड़ते हैं। फिर शहर से कॉलेज तक आने वाली बसों में भी उन्हें पीटा जाता है। उसे आरक्षण वाला कहकर बुलाया जाता है। कॉलेज का डीन भी कहता है कि आरक्षण से दाखिला लिया है तो यह सब तुम्हें सहना होगा। वह स्वर्ण छात्रों द्वारा की गई ज्यादतियों को अनुचित नहीं मानता है। मारपीट से घायल होकर सोनकर पुलिस थाने में रिपोर्ट भी लिखवाने जाता है, लेकिन जो थाने का इंस्पेक्टर है रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है और कहता है कि यह कॉलेज का अंदरूनी मामला है।
दलित उत्पीड़न के खिलाफ उसकी हर बात को हर जगह अनसुना किया जाता है और हर बार निराशा ही उसके हाथ लगती है। राकेश अधिकारी होकर अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाता है। रमेश ने तारीख तय कर इस व्यवस्था के खिलाफ जुलूस निकालने की योजना बना ली थी, लेकिन अचानक सुभाष सोनकर की आत्महत्या से सब कुछ बदल जाता है। सोनकर को ही परीक्षा में फेल कर दिया जाता है। उसने प्रणब मिश्रा के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखने का दुस्साहस किया था और फिर वह इस व्यवस्था के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसकर आत्महत्या ही कर लेता है। दलित सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चौधरी विश्वास नहीं करते कि इतनी कुशाग्र बुद्धि का छात्र कैसे आत्महत्या कर सकता है। दलित सामाजिक कार्यकर्ता इन प्रताड़ित छात्रों की समस्याओं का मुद्दा जगह जगह उठाता है, लेकिन व्यवस्था की जड़ता के कारण मुद्दे को ज्यादा गति नहीं दे पाता। जब मीडिया में सोनकर की पिटाई एवं प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने की बात कहता है, परंतु मीडिया इसे केवल रैगिंग के रूप में छापती है। इस प्रकार घुसपैठिए कहानी हास्य पर जीने वाले समाज की उन बेचैनियों और छटपटाहट से पाठक वर्ग को दलित वर्ग के उत्पीड़न, असमानता एवं अस्पृश्यता से रूबरू करने में सफल होती है। दोस्तों, इसमें सुभाष सोनकर जैसे दलितों की जो लड़ाई है वह बहुत लंबी है। सुभाष सोनकर जैसे पता नहीं कितने ही दलितों ने इस तरह के अत्याचारों से दुखी होकर आत्महत्या की है। तो यह सब हमारे समाज का एक अंग सा बना हुआ है, जिसने व्यवस्था के खिलाफ पुरजोर विरोध किया और समाज के सामने जातिवाद की समस्या को राजनीतिक और वैधानिक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, यह था सुभाष सोनकर का चरित्र। उसने किस प्रकार अपने आप को कोशिश की कि इस व्यवस्था में वो इस व्यवस्था के चक्रव्यूह में वो ना फंसे, किंतु धीरे धीरे वो फंसता चला गया और आखिर में जब वो इस चक्रव्यूह से नहीं निकल पाता तो वह किस प्रकार आत्महत्या कर लेता है। यानी कि कहानी के जो पात्र था सुभाष सोनकर, उनका अंत बहुत ही भयानक था। तो दोस्तों, इसी प्रकार हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।